Okay, am I audible to everyone? Could you hear me? Hello. Yes, sir. Okay, thanks. So, like yesterday, we have covered the MVC, and in the same pattern, wait, I'm going to share the screen first. Uh, Okay, so in the behavioral pattern, we have three patterns like iterator pattern is there, observer pattern is there, and MVC model view controller was there. Okay, so MVC was the most important one. Like iterator and observer is not that important. So we have discussed the complete hierarchy of MVC, how it is working. Today we'll discuss about the iterator pattern and observer pattern as well. Okay. So what is iterator basically? Like आपने data structure पढ़ा है. तो डेटा स्ट्रक्चर के आपने अंदर बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर पढ़े, लाइक आपने लिस्ट पढ़ा होगा, स्टैक पढ़ा होगा, क्यू पढ़ा होगा, ट्री पढ़े होंगे, है ना. तो आइटरेटर बेसिकली एक ऐसा पैटर्न है जो कि आपको किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है ट्रैवर्स करने का एक ऑप्शन देता है, यानी कि उसके एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने के लिए, उसके एलिमेंट्स को एक्सपोज करने के लिए आपको वो एक ऑप्शन देता है अल्टीमेटली, है ना. हम एक काम जैसे सपोज करो आपने एक एरे में एलिमेंट्स शो कराए, है ना. एरे के अंदर आपने सपोज करो हमने यहाँ पे जस्ट थोड़ा सेकेंड. ओके, लेट अस सपोज हमारे पास एक एरे है, ठीक है, एंड एरे के अंदर हमने एलिमेंट ले लिया 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट ले लिया हमने. तो हम क्या करते थे, सिंपली एक फॉर लूप चलाया करते थे, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस, ठीक है. और यहाँ पे हम जो है प्रिंटफ दे दिया करते थे, प्रिंटफ मॉडुलस जी कॉमा एम्परसेंड ARR ऑफ i, और ये हम लूप बंद कर दिया करते थे इस तरीके से. तो हमारा जो भी एलिमेंट AR ऑफ i की वैल्यू 0 होगी तो पहले 1 प्रिंट हो जाएगी, AR ऑफ वैल्यू 1 होगी तो वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी, 2 होगी तो वैल्यू 3 हो जाएगी. तो ये हमारी पूरी लिस्ट प्रिंट कर दिया करता. तो हम एक ट्रैवर्स कर रहे हैं, एरे के अंदर हम फर्स्ट एलिमेंट को मैं ट्रैवर्स किया, सेकंड को किया, थर्ड को किया, फोर्थ को किया, फिफ्थ को किया. दिस वे वी आर बेसिकली what we are doing, we are just traversing the array like this and we are accessing all the elements through it. तो दिस इज कॉल्ड एन आइटरेशन. सिंपली किसी भी एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर हुए एलिमेंट्स को एक्सेस करने का एक हायरार्किकल ऑर्डर में हम लोग उसको एक आइटरेशन कह देते हैं या ट्रैवर्सिंग कहते हैं. हम नॉर्मली इसको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर देखा तो हम लोग आइटरेटर कहते हैं, ठीक है. तो दैट वाज अ सिंपल थिंग. अब अगर ये काम किसी एक एंड पे हो तो हम कर सकते हैं, बट इन जावा जैसे कि हमने यूनिट 2 में पढ़ा था, यूनिट 3 में सॉरी, कि वी हैव गॉन थ्रू मल्टीपल कलेक्शंस जो है वो डेटा स्ट्रक्चर का एक पैकेज है जहाँ पे मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट होते हैं. लिस्ट होती है आपकी, है ना, एरे होते हैं, क्यू होती है, डबल एंडेड क्यू होती है, ट्री होते हैं. तो इन सब एलिमेंट्स को आप जो है इजिली ट्रैवर्स कर सकते हैं एंड दैट कैन बी डन बाय थ्रू आइटरेटर फंक्शन. तो आइटरेटर फंक्शन जावा के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसका काम होता है कि किसी भी एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना, फिर उसके नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना और इनको आपको प्रिंट करके दे देना. ये उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है. इसी तरह से आप ट्री, ग्राफ, जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है सबको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन ये हमारे लिए मुमकिन तभी है जब हम प्री डिफाइंड जो डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास अवेलेबल है उनको एक्सेस करना चाहें. जैसे एक ट्री है, ट्री के अंदर दो तरीके से ट्रैवर्सिंग हो सकती है. एक आपकी डेप्थ फर्स्ट होती है ना, जब आप जो है टॉप टू बॉटम जाते हैं और रूट नोड से आप नीचे लेवल को डेटा को एक्सेस करते हैं, बैक ट्रैकिंग के थ्रू वापस अपर लेवल पे आते हैं. एक आपका ब्रेड्थ फर्स्ट होती है ना, ब्रेड्थ फर्स्ट के अंदर आप क्या करते हैं, ब्रेड्थ वाइज जो है आपका जो एलिमेंट्स है उनको एक्सेस करते हैं. तो ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए एक आइटरेटर फंक्शन का यूज करते हैं, विच इज
इनबिल्ट प्रोवाइड बाय जावा, और वी कैन कस्टमाइज इट, हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हमें ट्री को ट्रैवर्स करना है तो ट्री को दो तरह से ट्रैवर्स कर सकते हैं, एक डेप्थ के थ्रू, एक ब्रेड्थ के थ्रू। हमने क्या किया, दो फंक्शंस बनाए आइटरेटर के, जो डेप्थ को भी कवर करे और ब्रेड्थ को कवर करे। व्हेनेवर यू नीड इट, यू जस्ट नीड टू कॉल दिस फंक्शन एंड योर वर्क वुड बी डन। तो ऐसे कुछ जगह पे आपको जरूरत पड़ेगी। अभी अभी देखिए हम बहुत छोटे लेवल पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, तो हमें इतना आइडिया नहीं रहता, हम सोचते हैं लिस्ट, क्यू, ट्री, छोटे मोटे फंक्शन जो है इनको यूज करते हैं, यही हमारा पूरा प्रोग्रामिंग का बेस है। बट ऐसा नहीं है। जब आपके सामने क्लाइंट कोई अपनी प्रॉब्लम नहीं रखेगा, वो अपनी डिमांड रखेगा और आपसे कहेगा यार मेरे को तो डेटा इस फॉर्मेट में चाहिए, अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो इट्स बेटर, नहीं तो मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। सो एट दैट टाइम यू रियली नीड टू कस्टमाइज योर कोड। आपको अपने कोड को उसकी डिमांड के कॉरस्पॉन्डिंग कस्टमाइज करना पड़ता है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जैसे जावा हो गई या पीएचपी हो गई, इनके इनबिल्ट फंक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन आप उन सारे इनबिल्ट फंक्शन का बेनिफिट उठा के कोड को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। एट दैट टाइम यू रियली नीड टू कस्टमाइज योर कोड। आपको अपने कोड को कस्टमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आइटरेटर के फंक्शन को भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आइटरेटर का फंक्शन क्या करता है, आपके सारे एलिमेंट्स को फेच करता है टाइम टू टाइम। ठीक है, आप क्लाइंट के मुताबिक डेटा को क्या करता है, वो प्रिंट कर देता है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द आइटरेटर। अगर इसको हम using a simple uh, by writing a simple code, like मैंने एक आइटरेटर नाम का, मैं आपको दिखा देता हूँ डिजाइन पैटर्न के अंदर, सोर्स में आइटरेटर, ये मैंने एक पैकेज बनाया आइटरेटर नाम से। मैंने उसके अंदर चंद फाइलें लिखी हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले एक फाइल बनाई यहाँ पे, एक पैकेज ले लिया आइटरेटर था। फिर मैंने एक इंटरफेस बनाया, क्लास की मैंने यहाँ पे देखिए इंटरफेस बनाया आइटरेटर के नाम से, जहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया, बुलियन वेरिएबल लिया, हैज नेक्स्ट नाम का फंक्शन है। ठीक है, जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, बुलियन है तो इसका मतलब या तो आपकी वैल्यू 0 होगी या फिर 1 होगी, एक ही, क्योंकि बुलियन तो एक टाइप का डेटा स्टोर करता है। ठीक है, और मैंने अगला जो मेरा एलिमेंट है उसमें कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, उसके मैंने एक ऑब्जेक्ट नेक्स्ट नाम का फंक्शन बना दिया। ठीक है, then what I have done, I have made a new class where I have made a new interface which name is container interface, और मैंने इस इंटरफेस के अंदर एक फंक्शन, आइटरेटर फंक्शन डिफाइन किया गेट आइटरेटर के नाम से। ठीक है, तो ये मुझे क्या करेगा, जितने भी वैल्यूज उनको ट्रैवर्स करके रिटर्न करेगा। then what I am doing here, I have made another, now I have made a class known as collection of names। मैंने अपना एक अपनी कस्टमाइज क्लास बनाई कलेक्शन ऑफ नेम्स के नाम से, जिसको मैं एक्सटेंड करवा रहा हूँ। कंटेनर इंटरफेस जो है, जो इंटरफेस बनाया था उसको इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग ली, एक एरे लिया, कह लीजिए आप तरीके से स्ट्रिंग टाइप का, नेम्स नाम का एक एरे लिया मैंने, या आप लिस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करा दिया, लाइक दानिश एक मैंने नेम स्टोर करा दिया, राहुल करा दिया, अंजलि करा दिया, ऋषि करा दिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आई हैव कॉल्ड माय आइटरेटर गेट आइटरेटर। जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, जावा जो है इस फंक्शन पे जाएगा। ठीक है, और ये वाला फंक्शन कॉल करेगा, गेट आइटरेटर वाला फंक्शन कॉल करेगा, ये इसको कॉल करेगा जहाँ पे हमने एक इंटरफेस बनाया हुआ है, और इन एलिमेंट्स का यूज करेगा। ठीक है, देयर व्हाट इट विल डू, अब देखिए हमने क्या किया कि हमने जो बुलियन वैल्यू ली थी हैश फंक्शन नाम की, वो चेक करेगा कि जो भी मेरे पास नेम डॉट लेंथ है, यानी जो भी मेरे पास ये नेम्स का जो एरे है, इसकी लेंथ जो है फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करेगा, क्या वो ट्रू है, यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट स्टोर है, अगर है तो उसके लिए रिटर्न कर देगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। और उसके बाद जो भी इसका नेक्स्ट एलिमेंट है, तो ऑब्जेक्ट नेक्स्ट नाम का फंक्शन कॉल होगा, और हैज नेक्स्ट जो क्या करेगा, दानिश के बाद राहुल तक ले जाएगा, अगेन नेम को रिटर्न कर देगा, प्रिंट कर देगा अल्टीमेटली। सेम इज लाइक अगेन दिस फंक्शन विल रिपीट, फिर से चेक करेगा क्या लिस्ट के अंदर और कोई नया एलिमेंट है, राहुल के बाद अंजलि है। ठीक है, तो उसको फिर आपका एक्सेप्ट ट्रू रिटर्न करेगा और आपकी वैल्यू प्रिंट होगी, फिर अगला एलिमेंट चेक करेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो नल रिटर्न कर देगा। इट मींस कि हमारे लिस्ट के अंदर 4 ही एलिमेंट है। ठीक है, तो हम जैसे आप लिंक लिस्ट करा करते ना, या लिस्ट के अंदर क्या करते हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट चेक करना है, फिर उसका नेक्स्ट एलिमेंट चेक कर, लेकिन लिंक लिस्ट जैसा काम करती है, उस लिंक लिस्ट को मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं कोड के थ्रू मैन्युअली इंप्लीमेंट कर दिया। और ये पूरा प्रोसीजर जो अभी हमने इंप्लीमेंट किया, जब आप इसे रन करेंगे देखिए, तो आपको जो भी आपकी वैल्यूज होगी, देखिए दानिश, राहुल, अंजलि, ऋषि के बाद ने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, अगले कोई एलिमेंट नहीं था, प्रिंट कर दिया सारा डेटा। ऐसे ही आपके कलेक्शन के अंदर जब भी आप लिस्ट को कॉल करते हैं तो लिस्ट ऐसे प्रिंट करके डेटा दे देती है।
आप क्यू को कॉल करते हैं तो क्यू आपको ऐसे प्रिंट करके दे देता है ना। आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को वहां पे कॉल करते हैं तो जो इनबिल्ट उसके फंक्शंस हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं जैसे हमने उसको कोड किया यहाँ पे आइटरेटर को। तो आइटरेटर वहां इस्तेमाल होता है जहां पे हम बल्क में किसी फंक्शन किसी डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू कोई डेटा पुल करते हैं, डेटा बेस से कोई डेटा पुल करते हैं, रिट्रीव करते हैं कहीं, ठीक है। तो आइटरेटर कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि कहीं स्पेसिफिक यूज हो, मैक्सिमम जगह आइटरेटर का इस्तेमाल होता ही होता है। कलेक्शंस के अंदर देखिए हमने जहां पे वैल्यूज प्रिंट की थी वो सारी की सारी वैल्यूज हमने इसी के थ्रू प्रिंट। तो इन केस आइटरेटर पैटर्न आपके पास अगर आता है एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम के अंदर, तो आप उसकी डेफिनेशन बताइए, विच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन टू यू कि उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि आपका जो भी डेटा है उसको ट्रैवर्स करवाना है। ट्रैवर्स मल्टीपल तरीके से हो सकता है। अगर आपका इनबिल्ट फंक्शन को अवेलेबल है तो आप उसका यूज करके ट्रैवर्स करा सकते हैं, नहीं तो आप कस्टमाइज कोड लिख के भी डेटा की वैल्यू को ट्रैवर्स करा सकते हैं, ठीक है। देन फिर आपका अगर क्वेश्चन बड़ा है तो आप ये कोड उसमें लिख के दिखा सकते हैं कैसे एक आइटरेटर को जावा के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जिस तरह से हमने ऐसे इम्प्लीमेंट किया ये कहीं ना कहीं प्री डिफाइंड जावा के अंदर आइटरेटर लाइब्रेरी पहले से सब कुछ लिख के बैठी हुई है। आप जस्ट आइटरेटर नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं और आपकी वैल्यूज प्रिंट होके आ जाती है। इट इज सो सिंपल इन जावा। दैट इज व्हाई जावा बिकेम सो पॉपुलर। ये सारे कोड पहले सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्रामर्स को मैन्युअली लिखने पड़ते थे और आपने डेटा स्ट्रक्चर में इनके प्रोग्राम भी बनाए होंगे। एक लिस्ट क्रिएट की होगी, उसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट किए होंगे, रिट्रीव किए होंगे। दैट वाज वेरी टिपिकल एट दैट टाइम। So somehow you are getting benefit of these functions which are inbuilt provided by the Java compiler. Okay, so that is simply iterator, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। Then thereafter we have another pattern which we use in the web applications often, or somewhere we use them in the you can say in the ERP। ERP के अंदर इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इन्वेंट्री समझते हैं आप? इन्वेंट्री क्या होती है? एनीवन ऑफ यू हैविंग एन आइडिया अबाउट इन्वेंट्री? स्टोरेज और एनीवन एल्स? देखिए जब जब भी कोई प्रोडक्शन कंपनी कुछ प्रोड्यूस करती है, लेट अस सपोज सम कंपनी इज मेकिंग अ कार और इट इज मेकिंग अ व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, एनीथिंग कुड बी देयर। तो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो किसी एक एलिमेंट से मिलके नहीं बनता है ना। जैसे आप एक कार की बात करते हैं तो वहां पे आपको लोहे की जरूरत भी पड़ती है। आपका इंजन जो है उसके अंदर कुछ कंपोनेंट आपके आयरन के होते हैं, कुछ स्टील के होते हैं, डोर्स आपके क्या कहते हैं अलॉय के होते हैं, आपके बॉडी का बम्पर जो है प्लास्टिक का होता है, ठीक है। तो ये सारा सामान, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी लगता है, इलेक्ट्रिकल की वायर्स भी लगती हैं, रबड़ के टायर्स भी लग रहे हैं। तो जितनी भी चीजों से मिलके कार बन रही है, ये सारे के सारे आपके लिए कहीं ना कहीं आइटम कहलाते हैं, आइटम कहलाते हैं, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। हर आइटम की अवेलेबिलिटी अगर है तभी आप उस प्रोडक्ट को बना पाएंगे। आप ऐसा नहीं कि आप बगैर टायर के गाड़ी को मैन्युफैक्चर कर लेंगे, नहीं। आपको टायर्स भी चाहिए, आपको स्टीयरिंग भी चाहिए, आपको आयरन भी चाहिए, स्टील भी चाहिए, है ना, प्लास्टिक बॉडी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक वायर भी चाहिए। तो इन्वेंट्री वो पार्ट होता है जहां पे ये सारा का सारा रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। यानी कि इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल जिससे आपका प्रोडक्ट, यानी कि उसे बोलते हैं एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नहीं, जो कस्टमर को दिया जाए दैट इज कॉल्ड एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट जो है वो प्रिपेयर होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एंड प्रोडक्ट अल्टीमेट, ठीक है। तो जब भी आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो आप पहले अपनी इन्वेंटरी चेक करते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को बनाने के जो जो चीजें चाहिए, क्या उनसे रिलेटेड सारा का सारा मटेरियल मेरे पास इन्वेंट्री में स्टोर है कि नहीं है। तो इन्वेंट्री के अंदर दरअसल आप इस रॉ मटेरियल का फिगर चेक करते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स चेक करते हैं, फिगर्स, नंबर ऑफ फिगर्स कि कितने एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं, कितने नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबल करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें रहती हैं। तो इसका सबसे ज्यादा यूज जो होता है ऑब्जर्वर पैटर्न का, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर होता है। वहां पे ही इसका एक्चुअल यूज और जगह भी है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कैसे होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखिए ऑब्जर्वर पैटर्न के अंदर बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर मेजर क्या है, डेफिनेशन बता रहा हूँ। ऑब्जर्वर इज अ बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न दैट लेट्स यू डिफाइन अ सब्सक्रिप्शन मैकेनिज्म। देखिए इंपॉर्टेंट इज दिस,
सब्सक्रिप्शन मैकेनिज्म। अब क्या होता है किसके लिए? टू नोटिफाई मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अबाउट एनी इवेंट। कोई भी इवेंट होने जा रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बनने जा रहा है, तो उसके अंदर जितने भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का यूज होने जा रहा है, उनका नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई अवेलेबिलिटी है या नहीं है। यस, सॉरी, जस्ट वेट अ मोमेंट। यस और नो, पहले तो ये। अब अगर यस है तो हाउ मच, कितना है? 20 है, 30 है, 500 है, 1000 है, क्या फिगर है? वो फिगर बताओ एग्जैक्टली हमें। तो अगर है तो भी बताओ, और नहीं है तो भी बताओ। तो दिस दिस इज बेसिकली नोन एज नोटिफिकेशन। आप देखते हैं आपके मोबाइल के अंदर जब भी कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, तो व्हाट्सएप फटाफट आपको ऊपर हेडर में एक नोटिफिकेशन भेजता है कि भाई देखो 3 मैसेज आए हैं। अब जैसे आपको नोटिफिकेशन आता है, बेल बजती है, तो आप फटाफट देखते हैं कौन मैसेज आए। तो नोटिफिकेशन का जहां भी प्रोसेस इंप्लीमेंट करने की बात आएगी, वहां पे ऑब्जर्वर पैटर्न को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसका ही आपको यूज करना है। ठीक है? तो लाइक यू आर गोइंग टू, आप ये कह लीजिए कि आप पब्लिसाइज कर रहे हैं कोई भी किसी इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन को, आप क्या कर रहे हैं? पब्लिसाइज कर रहे हैं, एंड अदर आर बेसिकली ऑब्जर्विंग इट। आप जिस चीज को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, दूसरे लोगों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद कोई एक्शन ले रहे हैं। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एन ऑब्जर्वेंस पैटर्न और ऑब्जर्वर पैटर्न। ठीक है? अब एक प्रॉब्लम से समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या कहती है। प्रॉब्लम कहती है, सपोज करो हमारे पास दो तरीके के ऑब्जेक्ट हैं, एक हमारे पास कस्टमर, एक हमारे पास स्टोर है। ठीक है? स्टोर के अंदर सपोज करो आईफोन का स्टोर है। आपने अक्सर देखा होगा आईफोन का जब भी नया मॉडल बिकता है ना, तब उसको आईफोन जब 13 आया, 11 आया, 12 आया, तो चाइना में बहुत इसका क्रेज रहता है, और यूएस के अंदर कि लोग 24 घंटे पहले, पता है आपको, स्टोर के बाहर बैठ जाते हैं कि साहब आईफोन आएगा, आईफोन 13 आएगा, आईफोन 12 आएगा, और हम सबसे पहले परचेज करेंगे। तो लॉन्ग क्यूज होती हैं, वो इतनी लंबी क्यूज होती हैं कि सड़क तक आ जाती हैं। और जैसे ही सुबह स्टोर खुलता है 10 बजे, तो सबसे पहले जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि क्यू बना रखी है लोगों ने, तो उस क्यू के अंदर क्या करते हैं, वो लाइन से खड़े होते हैं, पहले नंबर पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, और वो परचेजिंग शुरू कर देते हैं, तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे कस्टमर जो है, इज लुकिंग आफ्टर फॉर अ प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी स्टोर के अंदर अवेलेबल है। तो दिक्कत ये है कि अगर सपोज करो एक प्रोडक्ट किसी कस्टमर को चाहिए, वो डेली स्टोर जा रहा है और पूछा भाई ये चीज आई क्या, तो बोला यार नहीं आई अभी, वो फिर वापस आया था बेचारा। फिर उस दिन गया, भाई ये चीज आई क्या, ये आईफोन आया क्या, बोला नहीं ये अभी नहीं आया, फिर वापस आया था, फिर गया। ऐसे ये डेली का प्रोसेस बन जाता है। उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो डेली जा रहा है, पता कर रहा है, डेली जा रहा है, पता कर रहा है, नहीं अवेलेबल हो पा रहा, वापस आया था, कितनी सारी ट्रिप लगा रहा है वो, अप डाउन की ट्रिप लगा रहा है। ठीक है? तो दिस इज अ बेसिक प्रॉब्लम। तो ये बड़ी दिक्कत होती है अल्टीमेटली। ठीक है? अब देखिए, इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि अगर कोई, अब अगर सपोज करो ये एक कस्टमर की प्रॉब्लम है, तो अगर कस्टमर के चक्कर लगवाना बचाने हैं स्टोर वालों को, तो एक तरीका क्या कर सकते हैं कि वो उससे बोले भाई आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, और वो जो भी नए प्रोडक्ट आएगा, वो सारे वो उन सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सारे कस्टमर को भेज देंगे, है ना? सबको भेज देंगे। अभी लोग परेशान है, भाई मुझे तो नहीं चाहिए एयर प्योरीफायर, किसी को चाहिए होगा उसको बताओ। वो मुझे भी मेल भेज रहे हैं, भाई नया एयर प्योरीफायर आया, आप परचेज कर लीजिए। मुझे एयर प्योरीफायर चाहिए नहीं, तो फिर मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन आप क्यों नोटिफाई करा रहे हो? व्हाई? सो दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स केस। इससे आपका कस्टमर नाराज हो जाएगा कि यार ये तो मुझे अनविलिंगली परेशान कर रहे हैं, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, जब मेरी मुझे मैं नहीं चाहता मेरा इनबॉक्स जो है फालतू की मेल से भरे, मुझे वही मेल आए जो जरूरी है, तो क्यों मैं आज सब्सक्राइब करूंगा इन चीजों को? ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन ये फाइंड आउट करने की कोशिश, बट दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ठीक है? अब देखिए, तो दोनों वे में कन्फ्लिक्शन है, और हम कस्टमर को, उस कस्टमर को जिसको चाहिए उस तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है? तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? इसके लिए सोल्यूशन ये है कि हम एक मॉडल फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं पब सब मेथड। इसको हम बोलते हैं पब सब मेथड। ठीक है? पब्लिकेशन सब्सक्रिप्शन मेथड, पब्लिकेशन से पब निकाल लिया, सब्सक्रिप्शन से सब निकाल लिया, तो उसको हम बोलते हैं पब सब मेथड। ठीक है? पब सब मेथड क्या करता है बेसिकली, ये एक सब्जेक्ट के राउंड में काम करता है। कोई भी एक सब्जेक्ट है, उस राउंड में काम करता है, उसकी स्टेट है। ठीक है? और ये जो भी चेंजेस होने होते हैं या कुछ अपग्रेडेशन होते हैं, उसको नोटिफाई कराता है। इट इज गोइंग टू नोटिफाई, और ऑब्जेक्ट्स को किसी स्टेट के बारे में नोटिफाई करा रहा है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पब्लिशर बोलते हैं इसको। ठीक है? ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स दैट वांट टू ट्राई द चेंजेस ऑफ पब्लिशर आर कॉल्ड सब्सक्राइबर। जो नोटिफिकेशन या अपडेट प्रोवाइड कर रहा है, उस एंटिटी को आप पब्लिशर कह रहे हैं। जो नोटिफिकेशन या ऑब्जेक्ट्स के चेंजेस को ट्रैक कर रहा है, उसको आप सब्सक्राइबर कह रहे हैं। ठीक है?
तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो पब्लिशर है, जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है वो सब्सक्राइबर है, एंड दैट इज व्हाई दिस ऑब्जेक्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज पब सब मेथड। इसको हम पब सब मेथड कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एक अच्छा ऑप्शन ये है, मैं आपको छोटी चीज समझाता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट टफ, like we are going on the Flipkart। ठीक है, ऑन योर स्क्रीन वी डू हैव फ्लिपकार्ट। ठीक है, अभी फ्लिपकार्ट से आप कोई चीज जो है परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट से आप कोई चीज परचेज करना चाहते हैं, एंड लेट अस सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन सम काइंड ऑफ मोबाइल, लेट अस टेक a mobile pattern, and so we do have lot of मॉडल्स है, बहुत सारे मॉडल हमारे पास अवेलेबल है, रियलमी है, पोको है ना, नार्जो है, शामी है, सैमसंग है। तो हमें सपोज करो रियलमी का कोई मॉडल सर्च करना है, तो वी आर जस्ट लुकिंग आफ्टर, अब आप क्लिक करेंगे रियलमी C2 है, देखेंगे तो देखिए बाय नाउ, आर यू लुकिंग एट स्क्रीन व्हाट आई एम शोइंग यू राइट नाउ? Yes, sir. रियलमी C2 का आपको स्क्रीन नजर आ रही है, आ रही है आपको? ओके, ठीक है, तो देखिए बाय नाउ क्वेश्चन का मतलब है इट इज अवेलेबल इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर अभी है ये, तभी आपको ऑप्शन दे रहा है बाय नाउ का। अगर ये इन्वेंट्री के अंदर नहीं होता फ्लिपकार्ट के पास, यानी कि उसके पास स्टॉक में नहीं होता, तो आपको ये अवेलेबिलिटी नहीं दिखाता। ठीक है, इसका एग्जांपल हम नहीं ले सकते फिलहाल, मॉडल को सूट नहीं कर रहा हमारे ये, हम कोई और फोन लेते हैं जो कि स्टॉक में ना हो, ऐसा फोन ढूंढना पड़ेगा कोई। ठीक है, तो ये देखते हैं रियलमी 2, हाँ रियलमी 2 देखते हैं। रियलमी 2 बहुत पुराना फोन था। हाँ देखिए, अब रियलमी 2 जो है ना, देखिए यहाँ पे वो आपको ऑप्शन दे रहा है नोटिफाई मी। अगर आप यहाँ कंपेयर करें, थोड़ा सेकंड 2 से कंपेयर करते हैं। ठीक है, रियलमी C2 से अगर आप कंपेयर करें, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एड टू कार्ट, और आपके पास ऑप्शन आ रहा है बाय नाउ। ठीक है, ऑप्शन आ रहा है एड टू कार्ट और आपके पास ऑप्शन आ रहा है बाय नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्यों आ रहा है? यहाँ पे ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये स्टॉक में इन्वेंट्री में अवेलेबल है। और अगर आप रियलमी 2 को देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नोटिफाई मी, यहाँ पे दोनों बटन नहीं आ रहे, एक ही बटन आ रहा है नोटिफाई मी। क्यों? उसने लिखा है गेट नोटिफाइड व्हेन दिस आइटम कम्स बैक इन द स्टॉक। स्टॉक का मतलब है इन्वेंट्री। अब यहाँ पे आपका पबसब मेथड काम करता है। अगर मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि ठीक है भाई नोटिफाई मी, है ना, तो ये मुझे बोला, ये तो खैर परमिशन लेनी पड़ेगी इससे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको नोटिफाई में पे क्लिक करूंगा, तो ये क्या करेगा, इसको मेरे अकाउंट के अंदर ऐड कर देगा, और जैसे ये सेलर, ये विजन स्टार जो सेलर है, जैसे ये सेलर के पास स्टॉक में आएगा, ये इन्वेंट्री की अपडेट करेगा कि हाँ भाई ठीक है, ये वाला मॉडल मेरे पास अवेलेबल है। फॉरन फ्लिपकार्ट क्या करेगी, यहाँ पे ऑप्शन इनेबल कर देगी किसका, एड टू कार्ट का और बाय नाउ का। तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये जो है परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये तो वेब पेज पे चेंजेस होंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आया नहीं आया? तो ये फ्लिपकार्ट क्या करेगी, इस स्पेसिफिक मॉडल को मेरे ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन भेजेगी कि जो फोन आप वेट कर रहे थे रियलमी 2 का, नाउ दैट इज अवेलेबल एंड यू कैन परचेज इट। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये फोन की अवेलेबिलिटी मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वर पैटर्न। इस ऑब्जर्वर पैटर्न पे इस टाइप की ऐप जो है सेल्फ सर्विस का काम करती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, ठीक है, कि हमारे पास सब्सक्राइबर है, वो साइन अप करता है कि ठीक है भाई मुझे इन्फॉर्मेशन दो, सब्सक्राइबर लिस्ट बनती है कि यहाँ पे एक सब्सक्राइबर लिस्ट हमारे पास अवेलेबल रहती है। ठीक है, ये एक सब्सक्राइबर लिस्ट है। ठीक है, और इस लिस्ट के अंदर जो है नेम ऐड होते रहते हैं। ठीक है, दानिश का नेम ऐड हो गया, फिर दूसरा अजय का हो गया, तीसरा सपोज को रूपल का हो गया, चौथा जो आयुष का हो गया, ऐसे ये लिस्ट डेली अपडेट होती रहती है। और सब्सक्राइबर क्या कहते हैं, ऐड सब्सक्राइबर फंक्शन को कॉल किया आपने, इनके सपोज करो अब आपको सब्सक्राइब नहीं करना है इस मॉडल को, तो आप वहां से अपने आप को रिमूव कर सकते हो, तो वहां से रिमूव सब्सक्राइबर का फंक्शन काम करेगा। इधर यू आर गोइंग टू ऐड पीपल और यू आर गोइंग टू रिमूव पीपल फ्रॉम दैट टू। ठीक है, तो यहाँ पे आगे ना सब सब्सक्राइबर जो है वो रिक्वेस्ट भेजते हैं, मी टू आ रहा है, ये मी टू वाला मी टू नहीं है जो आप समझ रहे हो, इस मी टू का मतलब है मेरे को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो जब भी कोई इवेंट होता है तो पब्लिशर जो है, उस पब्लिशर जो इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करता है, किसको पब्लिश करता है, सब्सक्राइबर्स को खाली, सबको नहीं। देखिए रिमेंबर इन द अबव डायग्राम, हियर इट वाज ब्रॉडकास्टिंग टू एवरीवन। चाहे किसी को, अगर सपोज को फ्लिपकार्ट के 10 लाख कस्टमर हैं, तो 10 लाख के 10 लाख कस्टमर को ये इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है, विच इज अननेसेसरी, कोई यूज ही नहीं है उसका, कोई बेनिफिट ही नहीं है, लेकिन फिर भी भेजी जा रही है।
ठीक है? तो ऐसा ना हो कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसी को भेज रहे हैं जो बंदे को नीड है। दैट इज़ व्हाई दिस इज़ डूइंग लाइक दिस। ये जो आपका यूएमएल डायग्राम है, इस यूएमएल डायग्राम के थ्रू ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है। देखिए, जब आप कोडर बनेंगे ना, तो डिज़ाइनर आपको इस टाइप का डिज़ाइन तैयार करके देगा। वो बोलेगा ठीक है भाई, हमें एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करना है, जहाँ पे इंडिविजुअल बंदे सब्सक्राइब करें, आपको ये फंक्शंस बनाने हैं और इस तरीके से काम करना है। तो आपको बस ये दे दिया जाएगा, आपको समझना है। अब आपको खुद ही समझनी है रिक्वायरमेंट कि अच्छा ऐड सब्सक्राइब करना है, यानी कि मुझे एक ऐसा मॉड्यूल लिखना है जिसके अंदर जो है सब्सक्राइबर अपने आप को ऐड कर सके किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए, और हमें उन्हें रिमूव भी करना है जब वो काम पूरा हो जाए। तो इसको यूएमएल केसेस बोलते हैं, केस डायग्राम बोलते हैं, और ये डिजाइनर आपको तैयार कर देते हैं। ये डिजाइनर का बेसिक जॉब होता है। ठीक है? तो फिर इनको आप डिक्लेयर और इन डिटेल डेप्थ डिफाइन कर सकते हैं। आपका अपडेट फंक्शन काम करता है, जो कि आपको इवेंट के लिए अपडेट करेगा। जो भी इवेंट आप क्या कहते हैं, नए इवेंट अगर होंगे उनके लिए अपडेट करेगा। ठीक है? तो इसका बेसिक मकसद क्या है, नोटिफाई कर रहा है आपको। तो देखिए, जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन में भी होता है, आप नोटिफिकेशन ऑफ भी कर सकते हैं। आप यानी कि जब ऑफ करें, इट मीन्स कि आप सब्सक्राइब करना ही नहीं चाहते, तो आप देखिए आपका फोन आपको ऑलमोस्ट जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, सबकी नोटिफिकेशन ऑन करके देता है। चाहे व्हाट्सएप है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो कोई ऐप है, कुछ भी है। तो अल्टीमेटली आप जिनको ऑन करते हैं, फिर उन्हीं के नोटिफिकेशन आते हैं और बाकियों के नोटिफिकेशन नहीं आते। ठीक है? फ्लोटिंग बार में देखा होगा ना आपके ऊपर, फ्लोटिंग बार रहता है जो फ्लोट करता है और फिर वापस चला जाता है कुछ टाइम के बाद। तो फ्लोटिंग बार के अंदर सारे नोटिफिकेशन जो है नोटिफाई होते हैं। वेब ब्राउजर जो होते हैं वो भी इस मॉड्यूल को यूज करते हैं। वो यूज करते हैं राइट हैंड साइड बॉटम विंडो से। जो भी आपकी बॉटम विंडो होती है, तो वो यहाँ से आपका या टाइम वगैरह होता है, इस जगह से आपको पॉपअप नजर आता है कि भाई ये न्यूज के लिए, न्यूज सब्सक्राइबर इसको यूज करते हैं। जितनी भी न्यूज वेबसाइट्स होती हैं, वो इनको यूज करती हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट इसको इस्तेमाल करती हैं। और कोई एग्जांपल बताइए जो आपको याद आ रहा हो, जहाँ पे आपको लगता हो कि पॉपअप मेथड या ऑब्जर्वर पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता हो। एनीवन एल्स ऑफ यू हैज रिमाइंडिंग लाइक दिस के वेयर इट बी यूज्ड? सर काफी सारे एनी आइडिया? एग्जांपल्स हैं। जैसे काफी सारे नहीं बेटा, मुझे तो एक बताओ जैसे अपना। जैसे एक आपको कोई भी ऑनलाइन गेम सर्विस हो गया। ओके, तो उसमें कैसे जैसे काम करता है? एग्जांपल के हिसाब से एपिक गेम स्टोर का ही एग्जांपल ले लें, तो कोई गेम अगर कमिंग सून पे है, तो जैसा सेम आपने फ्लिपकार्ट का बताया वैसा ही उसका भी हो जाता है। ओके। हाँ, इसके अलावा देखिए, जब आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं उसमें एक चीज और भी होती है कि सपोज करो जैसे सपोज करो हम ऑनलाइन रेसिंग करते हैं, हम मोटो जीपी में रेसिंग कर रहे हैं। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ गेम्स ऐसे हो जाते हैं ना, बीच में भी क्या कहते हैं, आपके प्लेयर्स ऐड हो सकते हैं। ठीक है? ये ऐड होते हैं अल्टीमेटली, तो उनके लिए भी नए नए जो प्लेयर्स ऐड हो रहे हैं उनका नोटिफिकेशन भी आता तो है। कॉलिंग का या आपका एग्जांपल लैग मिल चल सकता रहा है है। क्या यहाँ पर? कौन सा बेटे? तो जब हम किसी को कॉल करते हैं लाइक कि और नॉर्मल कॉल कर रहे होते हैं और कॉल नहीं लगती, तो हमें नोटिफाई कर दिया जाता है जब कॉल लग सकती है, मतलब नेटवर्क इशू होता है कि मतलब हाँ, अगर मोबाइल एग्जैक्टली स्विच ऑफ आ एग्जैक्टली। हाँ, सही कह रहे हैं सर। उसका मैसेज आता है ना आपको, अल्टीमेटली उसका मैसेज यस, आता है कि भाई ये बंदा फिलहाल अब अवेलेबल है, आप इस बंदे को आप कॉल लगा कॉल कर सकते हैं, सकते यानी कि रेंज में आ गया। हाँ, तो हैं। वो भी एक नोटिफिकेशन पास हो रहा है, वो भी पॉपअप मेथड है। देखिए लेकिन ये सर्विस भी आप सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप ये मिस कॉल वाली सर्विस आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखी है ना, तो ये काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि दिस इज कॉल्ड पॉपअप मेथड, यानी कि पब्लिशर और सब्सक्राइबर दोनों का जो है कॉपरेशन एक दूसरे के साथ जरूरी होता है। ठीक है? सो दिस वन वर्क लाइक दिस, तो उसमें भी काम करता है। हाँ, ठीक है। और कई बार आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स पे आप किसी जिस भी वेबसाइट पे आते हैं, तो वो आपसे कहते हैं कि क्या आपको फर्दर प्रोडक्ट्स की जानकारी चाहिए। अगर चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए अल्टीमेटली, तो आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर आपको मेल पे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। समटाइम जैसे आपका जो रिटेल स्टोर है, जैसे क्रोमा हो गया, है ना, या और आपका विशाल मेगा मार्ट हो गया, या फिर विजय सेल्स हो गया, तो ये लोग भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स रहते हैं। जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो ये लोग आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करते हैं। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग चलने लगी ना। पहले व्हाट्सएप वाज इंडिविजुअल चैट प्रोसेस, बट नाउ इट इज ओपनली फॉर ब्रॉडकास्टिंग ऑल्सो। तो वहाँ पे क्या करते हैं, अपने सारे कस्टमर्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो उसकी सर्विस भी आप लोग एंजॉय करते हैं, वहां भी इसका इस्तेमाल होता है ना। तो देखिए, जितने भी अभी तक हमने ये पैटर्न देखे हैं ना, लाइक लाइक मैनी पैटर्न वी हैव सीन, है ना। तो इन सब के अंदर जैसे मैगजीन वाला आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर वाला बेस्ट एग्जांपल है।
कि आप न्यूज़पेपर मैगजीन जो भी बंदा चाहता है वो उसको बोलता है भाई हमारे यहाँ दे देना, सबको नहीं देता वो, उसे उन्हीं बंदों को डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ चलता है जिन जिन बंदों ने उसे सब्सक्राइब कर रखा है, वो लगता है कि हाँ भाई आप हमारे यहाँ पे न्यूज़पेपर दे दिया करो, है ना? तो इट्स अ रियल वर्ल्ड केस, तो जस्ट लाइक दिस यू कैन मेक इट टू द अदर सर्विसेज एज वेल, है ना? तो देखो डिजाइन पैटर्न अगर आप देखोगे तो आपके पास फैक्ट्री है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है, ब्रिज है, फ्लाईवेट है, जितने भी डिजाइन पैटर्न आपने यहाँ पे देखे हैं, चाहे स्ट्रक्चरल पैटर्न है या क्रिएशन पैटर्न है या फिर बिहेवियर पैटर्न है, इन सब का यूज केस है कोई ना कोई। और ऐसा मत सोचिए कि ये यूज केसेस जो है कोई एक पैटर्न किसी एक यूज केस पे या एक एप्लीकेशन में काम आता है, नहीं, एक ही एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स पे अलग अलग डिजाइन पैटर्न काम आ सकते हैं। तो इट इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द एप्लीकेशन यू आर डिजाइनिंग राइट नाउ, है ना? डिजाइन पैटर्न का जो एक्चुअल में सिनेरियो समझ में आता है वो समझ में आता है डिजाइनर्स के, वही आपको इस चीज के बारे में बता के भी देंगे, आपको उनसे जानकारी मिलेगी। एक कोडर इसको इतना अंडरस्टैंड नहीं करता, लेकिन हाँ कोडर को उसको समझने की जरूरत क्यों है, क्योंकि उसे उस मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करना है। तो जो डेटा का फ्लो है, देखिए समझिए डेटा का फ्लो बहुत मैटर करता है। आप एक सिंपल सी चीज देखते हैं, लेट अस सपोज आई एम गोइंग ऑन फ्लिपकार्ट अगेन, है ना, एंड आई वांट टू बाय दिस वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लो क्या है कि आपको पेज का डिस्प्ले हो रहा है, फिर आप बाय नाउ पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, देन देयर आफ्टर इट इज टेकिंग टू द नेक्स्ट लेवल, फिर आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा, है ना? My mobile is working, my net is working slow. Item not available for purchase. I really don't know what is going on with this mobile. Okay, so let me buy something else for you. MI ले लेते हैं, ठीक है, Realme 9 ले लेते हैं, like, can you buy it? Yeah, we can buy it. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपने क्लिक किया, ठीक है, परचेज पे, और ये फिर आपको पेमेंट गेटवे पे ले गया। अब यहाँ पे आपको बता रहा है पूरा वो कि कौन से एड्रेस पे डिलीवर करना है, लाइक व्हाट वुड बी द टोटल फी फॉर दिस, लाइक डिलीवरी चार्जेस कितने हैं, ठीक है, देन देयर आफ्टर यू आर गोइंग टू पे फॉर इट ना, आप उस पे डिलीवर हियर कर दो, ठीक है, फिर कंटिन्यू करो यहाँ पे, देन देयर आफ्टर पेमेंट गेटवे पे आपको ले गया, है ना, फिर पेमेंट गेटवे के बाद फिर लास्ट में पूछा, तो ये सब फ्लो है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द फ्लो ऑफ एप्लीकेशन। फ्लो जो है वो डिजाइन पैटर्न से आइडेंटिफाई होता है और ये इसका हिस्सा होता है। ऐसा नहीं कि आप रेंडमली किसी भी चीज पे कोई भी पेज कभी नेविगेट कर देंगे। पेज नेविगेशन के अंदर डिजाइन पैटर्न को फॉलो करना मैंडेटरी होता है। तो इट इज एंटायरली अप टू यू हाउ यू वांट टू मेक इट। सो बीइंग अ फ्रेशर और बीइंग अ कोडर, इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन दिस पैटर्न, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजाइनर टू डिजाइन द मॉड्यूल्स इन सच ए वे सो दैट यू कैन डू इट डायरेक्टली। आपको बस एक डिजाइन पैटर्न दिया हुआ, ठीक है, डिजाइन है, इस पेज में ये आना है, ऐसे ऐसे बटन बनना है, और आप उसको देखते हैं और कोड करते जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक, कोई दिमाग नहीं लगाना होता। जूनियर जितने भी कोडर होते हैं उनको वैसे भी कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती, उनको सिर्फ इतना कहा जाता है जितना दिखाया जा रहा है उतना कर दो, आप इंप्लीमेंट कर दो सही तरीके से, सही कोड से, अच्छा कोड लिखो, ऑप्टिमाइज कोड लिखो, ताकि सर्वर पे रिसोर्स ज्यादा इस्तेमाल ना हो, कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत ना आए, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करो जो कि हमारे पास अवेलेबल है। ये समटाइम ये कह दिया था आपसे कि भाई जो वर्जन आप यूज कर रहे हो वही वर्जन यूज करो लैंग्वेज का, कंपाइलर का, जो कि सर्वर पे पहले से डिप्लॉयड है, जिनको हम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स भी बोलते हैं। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स भी प्री डिफाइन कर दी जाती है। ये प्री रिक्विजिट में आ जाता है कि सपोज को जावा 7 पे काम करना है, तो कहा जाएगा कि आप भी अपना कोड जावा 7 पे लिखें प्लीज, ऐसा हो कि जावा 11 पे लिख दें आप अपना कोड, ठीक है। तो initially you will be provided simple designs, you have to understand those designs, you have to code according to them, and then you will proceed। बाकी का लेआउट अलग टीम संभाले। और जब आपको काम करते करते 1 2 3 4 5 6 कई सारे प्रोजेक्ट्स आप कर लेंगे, you will spend a time duration of more than 10 years, then you will really identify how a flow process of any application is going to be executed। तो फिर आपसे कहा जाएगा ठीक है आप जो है, फिर आपको जूनियर डिजाइनर बना दिया जाता है, और सीनियर डिजाइनर आपकी एक तरह से सर्वेलेंस करते हैं, आप ही पूरा डिजाइन तैयार करते हैं, लेकिन अप्रूव वो करते हैं कि इसमें कोई फ्लॉ तो नहीं है एप्लीकेशन के अंदर, बाद में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो दिस वे अ कोडर बिकम्स अ डिजाइनर, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन ही गॉट एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस, और जो भी प्रोजेक्ट उनका एक्सपीरियंस आता है, देन देयर आफ्टर यू विल डू दैट। तो आपको बस ये पढ़ाया इसलिए जा रहा है, believe me, you won't use this pattern anywhere in the industry for at least 5 to 6 years। कहीं पे भी आपसे नहीं कहा जाएगा भाई कि जरा इटरेटर पैटर्न यूज करना है, ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए,
और आपसे कहा जाएगा कि हमको एमवीसी के मुताबिक काम करना है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एमवीसी के अंदर मॉडल की टर्मिनोलॉजी डेटाबेस की है, व्यू की टर्मिनोलॉजी जीयूआई की है, कंट्रोलर की टर्मिनोलॉजी लॉजिक की है। तो ये चीजें आप हो सकता है व्यू पे काम कर रहे हो सकता है आप मॉडल पे काम कर रहे हो, डेटाबेस में काम कर रहे हो सकता है आप बिजनेस लॉजिक लिख रहे हो। तो आपको ये पता जरूर होना चाहिए एमवीसी काम कैसे करता है, ताकि आपको ये दिक्कत ना आए कि अरे डेटाबेस है ना फेच करके लेके आना है मॉडल से, अब आपको ये नहीं पता मॉडल क्या होता है, तो दिक्कत हो जाएगी वहाँ थोड़ी सी। मतलब आप जो कम्युनिकेशन होगा, जो कॉल्स होती हैं, जहाँ पे चीजें समझाई जाती हैं, वहाँ पे आपको पहले से ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, ताकि आप उनसे ये ना पूछे सर मॉडल क्या है बताना जरा बीच में, तो डिस्टर्बेंस होती है। तो सिर्फ इतना मकसद है जो मुझे लगता है सब्जेक्ट के अंदर डिजाइन पैटर्न को इन्वॉल्व करने का। अदरवाइज डिजाइन पैटर्न कहीं पे भी पढ़ाए नहीं जाते हैं, मतलब इट इज वेरी ऑफ अपर लेवल की बात हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, तो एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली थियोरेटिकल आएंगे इसके अंदर से। आपको इनके पीछे का जो आइडिया और कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करना है, हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट। अगर जहां जहां पे आप छोटा सा जावा कोड लिख के दिखा सकते हो, जहां पे कुछ फंक्शनैलिटी उसकी इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो इट इज मच बेटर। अदरवाइज आप डायग्रामेटिकली भी इसको समझा सकते हो। ठीक है, एडिटर पैटर्न का कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो दिस वे वी हैव जस्ट कंप्लीट आवर डिजाइन मॉड्यूल 3 डिजाइन पैटर्न। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट मॉड्यूल 5 which is entirely around swing। swing एक जावा के अंदर जीयूआई का बहुत बड़ा एक पूल है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। कोई विंडो डिजाइन कर सकते हैं, कोई प्रोग्रेस बार डिजाइन कर सकते हैं, जो गेम्स के लेआउट होते हैं वो डिजाइन किया जाता है। ठीक है, कंटेनर के अंदर पैनल लुक एंड फील क्या होता है, इवेंट क्या होता है, इवेंट लिसनर क्या होता है, जब भी कोई इवेंट होता है तो उसको कोई बंदा पर्टिकुलरली एक फंक्शन उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो ये सब चीजें इसके अंदर हैं। ठीक है, इसको मैनेज करेंगे and we will do it along with Java. And I don't know why the person has written down graphical programming with Scala and Swing. Maybe because Scala and Java has syntax होता है, कुछ different नहीं होता है, शायद उसने Scala लिख दिया होगा। Otherwise Scala is a very entirely different platform and it is not used in the development, it is basically used in the big data। आप पढ़ेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में तो आपको पता चलेगा। हम लोग इसको कहाँ यूज करते हैं, जब भी हम कोई बड़ी नोड सेट करते हैं बिग डेटा के अंदर, या क्लस्टर जिसे बोलते हैं, क्लस्टर सेट करते हैं, तो वहां पे डेटा को फेच करने के लिए बिग डेटा के अंदर हम स्काला का इस्तेमाल करते हैं, या डेटा की ट्यूनिंग करने के लिए हम स्काला का इस्तेमाल करते हैं। और यकीन मानिए अभी भी ये काम नहीं हो रहा, अभी भी ये काम हम लोग हाइव से करते हैं। मुझसे आप पूछेंगे तो हम हाइव का इस्तेमाल करते हैं, या पिक का इस्तेमाल करते हैं, लैटिन का इस्तेमाल करते हैं। हम स्काला का यूज अभी नहीं करते, थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं काम इस पे, बट अभी भी इंडस्ट्री के अंदर, बिग डेटा की इंडस्ट्री के अंदर मोर देन 90% काम जो है वो आज भी हाइव से होता है, स्काला से नहीं होता है। बट दे पीपल हैव डू स्काला in fifth semester। I don't know, I really don't know why, who has designed this paper. But anyways, we'll see the swing component around Java, and this is entirely कोडिंग बेस्ड। देयर इज नो थ्योरी, बहुत कम थ्योरी है। लाइक लुक एंड फील क्या होता है आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। पैनल क्या होते हैं, तो विल सी वन बाय वन के कैसे इनको कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, देन देयर आफ्टर यू विल हैव योर यूनिट 6 मॉड्यूल 6 व्हिच इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, व्हिच इज एंटायरली थ्योरेटिकल यूनिट। इसका जावा से कोई लेन देन नहीं है। आप इस यूनिट को पीएचपी के रेफरेंस से पढ़ सकते हैं, आप इस यूनिट को जावा के रेफरेंस से पढ़ सकते हैं, आप इस यूनिट को पाइथन के रेफरेंस। दिस इज एंटायरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आपका सब्जेक्ट अभी आएगा मेरे ख्याल से अगले सेमेस्टर में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से आएगा। तो उन्होंने पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सिलेबस